पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एपिथेलियल टिश्यू और उसमें पढ़े थे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है दो भागों में इनको बांटा गया है। एक है कवरिंग टिश्यू या कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू, आच्छादन उपकला ऊतक, जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़े कि आच्छादन उपकला क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। और इसी एपिथेलियल टिश्यू में जो दूसरा भाग है वह है ग्लैंडुलर टिश्यू अर्थात ग्रंथिल ऊतक। हमारे शरीर में अर्थात मानव शरीर में जितने भी प्रकार की ग्रंथियां हैं वो सभी के सभी जो है इस ग्रंथिल ऊतक से बनी हुई होती हैं। कोशिकाएं जो हैं स्रावी होती हैं, इसकी सभी कोशिकाएं स्तंभीय होती हैं, जैसे लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां आदि की उपकलाएं जो हैं ये स्रावी होती हैं, इनकी कोशिकाएं स्तंभीय होती हैं। ये एक कोशिकीय हो सकती हैं या बहुकोशिकीय हो सकती हैं। नासा मार्ग, श्वास मार्ग, आहार नाल की गुहा ये जो है एक कोशिकीय ग्रंथियों से परिपूर्ण होती हैं। ये ग्रंथियां सामान्यतः जो है श्लेष्म अर्थात तरल पदार्थ का स्रावण करती हैं। इन कोशिकाओं को जो है जो तरल पदार्थ का स्रावण करते हैं उन्हें हम कलश कोशिकाएं कहते हैं। और बहुकोशिकीय ग्रंथियां जो हैं अनेक ग्रंथिल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं तथा संरचना तथा आकार के आधार पर ये कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है कूपिका युक्त ग्रंथियां अर्थात जब स्रावी ग्रंथियों में एक गोलाकार गुहा होती है। जो स्रावी ग्रंथियां हैं उनमें एक गोलाकार गुहा होती है तो और ये ग्रंथियां सरल, शाखित अथवा संयुक्त हो सकती हैं। सरल कूपिका ग्रंथियां कहलाती हैं, जैसे मेढक की त्वचा की श्लेष्म ग्रंथियां, विष ग्रंथियां जो कि मेढक की त्वचा जो है श्लेष्मिक पदार्थ का स्रावण करती रहती हैं, इसलिए श्लेष्मिक पदार्थ अर्थात चिपचिपा पदार्थ का स्रावण करती रहती हैं। इसलिए जब हम मेढक को पकड़ते हैं तो हमारे हाथ से फिसलकर मेढक छूट जाता है और अपने स्थान पर फिर से भाग जाता है, बचने का प्रयास करता है। संयुक्त कूपिका युक्त ग्रंथियां भी हैं, जैसे लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो हैं ये संयुक्त कूपिका युक्त ग्रंथि है। तो पहला है कूपिका युक्त ग्रंथि, जिसमें दो प्रकार के हुए, एक सरल कूपिका युक्त ग्रंथि और दूसरा संयुक्त कूपिका युक्त ग्रंथि। सरल कूपिका युक्त ग्रंथि में मेढक की त्वचा की श्लेष्म ग्रंथियां हैं, विष ग्रंथियां हैं और संयुक्त कूपिका युक्त ग्रंथि में जो है लार ग्रंथियां आती हैं। ऐसे इसमें दूसरा है नलिकाकार ग्रंथियां। नलिकाकार ग्रंथियां अर्थात नलिका के आकार की होती है और ये संरचना की दृष्टि से सरल साधारण होती हैं या कुंडलित हो सकती हैं, जैसे स्तनधारियों की श्वेत ग्रंथियां सरल नलिकाकार ग्रंथि होती है। कुछ जो है संयुक्त नलिकाकार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, अत्यधिक जो शाखित होती हैं, जैसे स्तनधारियों की तेल ग्रंथियां। त्वचा में जो स्तनधारियों की तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे तेलीय पदार्थ का स्रावण होता है, जिससे हम लोगों का त्वचा जो है चिकना स्नेहक दिखाई देता है। तो ये तेल ग्रंथियां जो है संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि होती है। ऐसे है
जठर ग्रंथि भी संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि होती है। कूपिका युक्त और नलिकाकार इन दोनों ग्रंथियों का मिला जुला रूप भी पाया जाता है। जैसे स्तनधारियों की जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, अग्न्याशय की जो काउपर ग्रंथियां होती हैं, ये कूपिका युक्त और नलिकाकार ग्रंथि दोनों ग्रंथियां दुग्ध ग्रंथियों में पाई जाती हैं, अर्थात मिला जुला रूप होता है। तो इस प्रकार से यह ग्लैंडुलर टिश्यू अर्थात जितने भी प्रकार की ग्रंथियां मानव शरीर में उपस्थित है, या कह लें कि जितने भी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं वो सब के सब ग्लैंडुलर टिश्यू ग्रंथिल उपकला उत्तक की बनी होती हैं। तो ये पहला रहा एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक हम लोग पहला उत्तक पढ़े एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी उत्तक, और इसी में आता है एक वर्ड मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा उच्चारण में इसे मेसेनकाइमा भी पढ़ लेते हैं कुछ लोग, और मीसेनकाइमा भी पढ़ते हैं। मीसेन हिंदी में ऐसे लिख दे रहा है, मीसेनकाइमा। तो क्या है भाई ये मीसेनकाइमा? तो प्रारंभिक भ्रूण में जब भ्रूणीय विकास होता है तो प्रारंभिक भ्रूण में एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म अस्तर होता है, और इस अस्तर से बनने वाले वयस्क मानव शरीर में जितने भी उत्तक होते हैं मीसेन काइमा, जिसे को हम डिफाइन कर रहे हैं कि भ्रूणीय विकास के दौरान एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म का स्तर होता है, और वयस्क के शरीर में मीजोडर्म से बनने वाले जितने भी प्रकार के उत्तक होते हैं उनको हर्टविग वैज्ञानिक है, हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने मीसेनकाइमा का नाम दिया। भ्रूण में जब भी मीजोडर्मिक कोशिकाओं का विभेदीकरण होता है, डिफरेंटिएशन होता है, तो मीजोडर्म स्तर के कुछ भाग वयस्क में सघन होकर और कंकाली उत्तक का निर्माण कर लेते हैं, और इससे बनने वाले कुछ भाग वयस्क में ढीले होकर संवहनी संयोजी उत्तक का निर्माण करते हैं। अर्थात इस मीसेनकाइमा या कह लें कि मीजोडर्म से बनने वाले जो भी उत्तक हैं उनमें मस्कुलर टिश्यू को छोड़कर, पेशीय उत्तक को छोड़कर, चाहे वो कंकाली उत्तक हैं, चाहे वो संवहनी उत्तक हैं जिसमें रुधिर भी आएगा, लसिका भी आएगा, नहीं, और कंकाली उत्तक में अस्थि आएगा, उपास्थि आएगा, ये सब के सब संयोजी उत्तक के श्रेणी में आते हैं। संयोजी उत्तक हमारे पूरे शरीर में सबसे अधिक संयोजी उत्तक का जाल फैला हुआ है, और इस शरीर का लगभग संयोजी उत्तक शरीर का लगभग 30% भाग संयोजी उत्तक बनाता है। ये प्रत्येक अंग में भीतर तथा बाहर और विभिन्न अंगों के बीच बीच में भी ये संयोजी उत्तक पाया जाता है, और इसकी विभिन्न उत्तक को साधना, सहारा देना, परस्पर जोड़े रखना ये संयोजी उत्तक का मूल कार्य है।
जो कि विभिन्न अंगों को साधने के लिए, सहारा देने के लिए, उनको जोड़ने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये संयोजी ऊतक का जो है मूल कार्य में आता है कि ये जो है अंगों को साधने का काम करता है। जैसे हमारा अस्ति है, यदि अस्ति न रहे तो हमारे शरीर की आकृति कैसी होगी? तो एक मांस का लोथड़ा होगा, मांस की गठरी होगी। तो हमारे शरीर को साधने का, हम खड़ा है सहारा देने का नहीं, या मूलभूत पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने का कार्य भी इस संयोजी ऊतक ही कर रहा है। साधने का कार्य कंकाल कर रहा है, आकृति प्रदान करने का कार्य कंकाल कर रहा है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य रुधिर और लसिका कर रहा है। तो इस संयोजी ऊतक के कार्य है। फिर है कि जनरल स्ट्रक्चर, अभी हमने पीछे एपिथेलियल टिश्यू के भी जनरल स्ट्रक्चर पढ़े थे, ठीक वैसे ही जो है संयोजी ऊतक का जनरल स्ट्रक्चर क्या है? तो संयोजी ऊतक में जो है आंतरकोशिकीय पदार्थ, आंतरकोशिकीय पदार्थ, आंतर कोशिकीय पदार्थ जो है बहुत अधिक होता है। अर्थात दो कोशिकाओं के बीच का वह पदार्थ जो दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, इसकी मात्रा जो है संयोजी ऊतक में बहुत अधिक होती है। इसलिए इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो दूर दूर होती हैं। और इनमें जो है दो प्रकार के अंतराकोशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं। दो घटक अंतराकोशिकीय पदार्थ के होते हैं। एक तो है फाइबर, फाइबर अर्थात तंतु, एक है फाइबर, और दूसरा है लसदार और पारदर्शक जेली सदृश कोलाइडली आधार पदार्थ। ये आधार पदार्थ जो है जैसे एपिथेलियमी ऊतक में जो है आधार पदार्थ आधार कला की भात था, वैसे इनमें भी ये आधार पदार्थ जो है मुख्यतः जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स अणु के साथ अनुबंधित होकर, अर्थात ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन अणु के साथ जो है जुड़कर और विविध प्रकार के जेली सदृश पदार्थ जैसे प्रोटियोग्लाइकन्स, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स बनाने का कार्य करते हैं। और दूसरा जो घटक अंतरकोशिकीय पदार्थ का होता है वह होता है तंतु, फाइबर। तो ये फाइबर जो है इसमें तीन प्रकार के फाइबर होते हैं। एक होता है कोलेजनी फाइबर, दूसरा होता है जालकी या रेटिकुलीय फाइबर, और तीसरा होता है इलास्टिक फाइबर। जो कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन तंतु होते हैं, ये भी क्या है? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं। और कोलेजन तंतुओं के कारण जो है दृढ़ता मिलती है, मजबूती मिलती है। और दूसरा है जालकीय रेटिकुलीय, ये भी क्या है? प्रोटीन जो जाल सदृश संरचना बना लेते हैं। तो ये क्या है? ये भी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है। और तीसरा जो तंतु है वह इलास्टिक से मिलता जुलता है। इलास्टिक वही इलास्टिक जिसे आप रबड़ कहते हैं। तो वो रबड़ की क्या गुण होता है कि उसको हम जब खींचते हैं तो तन जाता है, छोड़ते हैं तो अपने स्थान पर फिर से आ जाता है। वैसे कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनमें तन्यता होती है, जो खिंचाव को बर्दाश्त करते हैं। खींचने पर जो तनता है, छोड़ने पर फिर से सिकुड़ जाता है। तो ऐसे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के तंतु को इलास्टिन प्रोटीन्स कहते हैं। जो दूसरा आंतरकोशिकीय पदार्थ है इस कोलाइडलीय तरल मैट्रिक्स के अलावा वह है फाइबर। और इस फाइबर में तीन प्रकार के फाइबर हुए, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलीय फाइबर और तीसरा है इलास्टिन फाइबर। ये तीन प्रकार के जो है तंतु होते हैं। तो तंतुओं सहित समस्त आंतरकोशिकीय पदार्थ का स्रावण जो है मूलतः जो ऊतक है, इस ऊतक की कोशिकाएं ही करती हैं। तंतुओं का भी निर्माण कोशिकाएं करती हैं और जो तरल मैट्रिक्स कोलेजनी
जो पदार्थ है, कोलाइडली पदार्थ है, उनका भी स्रावण जो है इन संयोजी ऊतक की कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, तो इसके बाद है कि एजिंग इफेक्ट क्या है। तो एजिंग इफेक्ट जो है हम आपको अगले वीडियो में एजिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे।